एक कहावत है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पांव। अब मतलब क्या है इसका वो आप जानेंगे, पहले कहानी सुनिए। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ज्योतिष। गुरुकुल के जमाने में जैसी परंपरा हुआ करती थी उस हिसाब से जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो गुरुजी ने उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए बारी बारी से अपने दोनों चेलों को वहां के राजा के पास भेजा। राजा ने पहले चेले से अपना भविष्य पूछा और यह भी कि बताओ मेरी उम्र कितनी है, मैं कितने साल जीऊंगा। तो जो पहला चेला था उसने कुंडली खंगाली और कहा कि महाराज आप तो बहुत जीने वाले हैं, आपकी पत्नी मर जाएगी, आपके बेटे बेटी मर जाएंगे, नाती पोते मर जाएंगे, पड़पोते भी मर जाएंगे, आपके आसपास के सारे लोग मर जाएंगे, लेकिन आप जिंदा रहेंगे, आपकी तो उम्र बहुत लंबी है। अब ये कहने के बाद चेले को उम्मीद थी कि राजा इस बात को सुनकर उनको इनाम देंगे, दान देंगे, लेकिन ये सुनकर तो महाराज जो है वो भड़क गए और बोले, तुम मुझे खुशखबरी दे रहे हो कि श्राप दे रहे हो? मेरे सारे प्रियजन मर जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगा? राजा ने गुस्से में उसे हाथी के पांव तले कुचलवा देने का आदेश दिया। अब यह खबर गुरुजी तक पहुंची तो गुरुजी ने राजा को संदेश भेजा और कहा कि कुछ दिन इस सजा को टाल दीजिए, और यह कहकर उन्हें अपने दूसरे चेले की याद आई और उस दूसरे चेले को फिर उन्होंने राजा के पास भेज दिया। राजा ने उनसे भी यही सवाल पूछा कि बताओ भाई मेरा भविष्य क्या है। तो इस दूसरे चेले ने जो भी गणना की उसके हिसाब से उन्हें कहा कि महाराज आप तो सौभाग्यशाली हैं, आपकी बड़ी लंबी उम्र है, आपको तो लंबी उम्र का वरदान मिला है। जब तक सूरज, चांद, सितारे चमकते रहेंगे, गंगा में पानी बहता रहेगा, तब तक आप जिंदा रहेंगे। राजा बड़ा खुश हो गया और राजा जी ने सोने चांदी से इस दूसरे चेले को तौल दिया और उसी चेले के अनुरोध पर बेतरतीब तरीके से सत्य को परोसने वाले पहले चेले को छोड़ भी दिया। दरअसल भाग्य राजा का वही था जो पहले चेले ने बताया था, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग था। राजा ने पहले को हाथी के पांव के नीचे कुचलने की सजा सुनाई और दूसरे से खुश होकर उसे हाथी पर बैठाकर उसका जुलूस निकाला। मतलब बातन हाथी पाइए बातन हाथी पांव, अर्थात वही हाथी आपको पांव नीचे कुचल भी सकता है और उसी हाथी के पीठ पर बैठकर आप सवारी भी कर सकते हैं। इस बात पर यह डिपेंड करता है कि आप शब्द कौन सा चूज करते हैं। मतलब आप कड़वी से कड़वी बात भी सुनने में अच्छी लगने वाले शब्दों में कह सकते हैं, इसीलिए बहुत सोच समझ कर कहना चाहिए। अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो और भी ज्यादा, क्योंकि लोग आपको, आपकी बातों को, आपके सोच व्यवहार को फॉलो करते हैं। और कल जो बिहार की विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, वो इन सारी की सारी उपयुक्त बातों की धज्जियां उड़ाना है। उन्होंने शर्म को भी शर्मिंदा कर दिया। जो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ, वही बात इसमें हो गई। नीतीश कुमार ने ना पद की गरिमा रखी, ना करीब 55 साल के अपने राजनीतिक तजुर्बे की, ना विधायक पद की, ना विधानसभा की, ना महिलाओं की गरिमा की। हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वो शब्द सुना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन शब्दों में मर्यादा नहीं है, फूहड़ता है। वो सभ्य समाज में कहने वाली भाषा नहीं है, और अगर मैं कहूंगी तो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। इस दौरान सदन में कई महिला सदस्य मौजूद थी, ज्यादातर तो पुरुष ही थे, मगर सबके सब हैरान थे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या एक सीएम ऐसे शब्द बोल भी सकता है? एक महिला सदस्य तो उनके बयान पर लगभग रुआसी हो गई थी, जिनसे आज हमने बात की, निवेदिता सिंह। कोई भी काम अगर पर्दे के पीछे होता है तो पर्दे के पीछे रहता है, पर्दे के सामने लाने का हर विषय हर समय हर जगह स्थान तय होता है। ये सारे लोग जानते हैं, जो भी महिला है या पुरुष है। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे। इस बयान से महिला संगठनों, बीजेपी की तरफ से जमकर विरोध हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने इस बयान पर नोटिस भेज दिया नीतीश बाबू को। दिल्ली महिला आयोग ने इस बयान की निंदा की है। उनकी सहयोगी पार्टी को इसमें कोई खराबी लेकिन नजर नहीं आ रही। आरजेडी तो इस बचाव में देखिए 2 कदम आगे चली गई। पहले तो देखिए कैसे डिप्टी सीएम अपने सीएम की फुहड़ता का बचाव करते दिख रहे हैं। अभी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो
इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है। ये तो आपने बयान सुना आरजेडी के ट्विटर हैंडल से, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट आया है वो तो मैं आपको पढ़ के सुना भी नहीं सकती। जिस बयान से नीतीश बाबू ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया, उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, इस पर हम सवाल नहीं उठा रहे। वो कल विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन जनसंख्या पर बात करते करते वो सेक्स एजुकेशन पर बोलने लगी। चलिए ये भी अच्छी बात है, लेकिन इन शब्दों में न सिर्फ फुहरता थी बल्कि उनकी पुरुषवादी मानसिकता भी उजागर हो रही थी। मतलब पुरुष को मनमानी करने की छूट है, वो ये कह रहे थे। मर्दवादी सोच में मर्द यही सोचता है कि महिला तो मेरी जागीर है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं जो चाहे करूं, जिम्मेदारी है तो इस महिला की है। नीतीश जी, आप जो महिलाओं को सिखा रहे थे वो पुरुषों को सिखा देते ना। और ये बात उन्होंने पहले विधानसभा में कही और फिर विधान परिषद में, और विधान परिषद में तो उससे भी ज्यादा डिटेल्ड वर्जन में चले गए नीतीश बाबू। फैमिली प्लानिंग केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है क्या? और यही वजह है कि पूरे देश में नीतीश बाबू के खिलाफ विरोध की आवाज उठ रही है। दो वजह, पहली फुहरता और दूसरी ये पुरुषवादी मानसिकता कि महिला जो है वो अपने आप का बचाव करे, पुरुष तो आजाद है कुछ भी करने के लिए। उन्होंने जो शब्द कहे उसके पीछे की मानसिकता समझिए। उन शब्दों में छिपी सोच सभ्य समाज आज की तारीख में मंजूर नहीं कर सकता। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। पीएम मोदी जो कह रहे हैं वो 100% सही है। बताइए कोई एक नेता आ गया हो सामने? और ये वही बात है जो पूरा देश कह रहा है। पूरा देश जिस बात को सोच रहा है वही बात कही है पीएम ने। लेकिन नीतीश बाबू, उनकी सरकार, उनके समर्थक और ऐसे समर्थक जिनसे भगवान बचाए, क्या कह रहे हैं? मंशा समझो, नीतीश बाबू के कहने का मतलब समझो। अरे क्या, समझने के लिए आपको शब्दों का भी तो बेहतर तरीके से प्रयोग करना होगा ना। ऐसी क्या समझाइश जिसे सुनकर भी शर्म आने लगे। ये इतनी फुहड़ और आपत्तिजनक बात थी कि जब पूरे देश में थू थू होने लगी तो आम लोग और महिला संगठन जब उनकी सोच और मानसिकता पर सवाल उठाने लगे तो नीतीश बाबू खुद ही अपनी निंदा करने लग गए। विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी वो कई बार शर्मिंदा होते दिखे, अपनी खुद की आलोचना और निंदा कर रहे थे। देखिए, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। ने यूं ही कुछ बात कहा और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं। अब वहां इतने सारे पत्रकार खड़े थे, मुझे समझ नहीं आ रहा पत्रकारों ने उनके इस माफी मांगने के बाद सवाल क्यों नहीं पूछा। सवाल ये कि ये निंदा किस बात पर है नीतीश बाबू? ये आपकी मंशा की निंदा कर रहे हैं आप, कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसकी निंदा कर रहे हैं, कि विधानसभा में जिस ढंग से बात कही उसकी निंदा कर रहे हैं, कि फुहड़ता जो आपकी तरफ से जाहिर की गई उसकी निंदा कर रहे हैं, या फिर इस बात की निंदा कि बेवजह उड़ता हुआ तीर ले लिया? क्या जरूरत थी सेक्स एजुकेशन पर ऐसे बात करने की? किस बात की निंदा कर रहे हैं आप? और चलिए, आप माफी मांग रहे हैं, ये देश बड़े दिल का मालिक है, माफ करने में देर नहीं करता है। लेकिन क्या माफी दिल से मांगी गई है या फिर प्रेशर में आने के बाद बेमन से मांग रहे हैं?
बयान एक बार नहीं, दो बार सदन के भीतर आपने दिया, विधानसभा विधान परिषद दोनों में बेहिसाब फूहड़ था। मैं जानती हूं कि आज भी जब हम ये स्टोरी कर रहे हैं और आपके सामने ये स्टोरी जब मैं रखने वाली हूं, तो कई ऐसे हैं जो असहज हो जाएंगे। खुद हमारी टीम में इस पर एक राय नहीं थी। हो सकता है कई जगह पूरा परिवार टीवी पर ये शो देख रहा हो, बच्चे भी बैठे हों, कुछ लोगों ने मोबाइल फोन पर साउंड को थोड़ा डाउन कर दिया हो, कान में या फिर ईयरफोन या ईयरपैड्स जो हैं वो लगा दिए हैं, जो एयरपॉड्स होते हैं वो लगा दिए हों, क्योंकि हम सबकी परवरिश ऐसी हुई है। हमें ये बातें अनकंफर्टेबल कर देती है। सेक्स ये शब्द हमें अनकंफर्टेबल कर देता है। हाल ही में एक फिल्म आई थी ओ माय गॉड 2, जिसमें पंकज त्रिपाठी अपने बच्चे के बचाव में एक महिला वकील की तारीफ करते हैं। ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो हजारों सालों से हमारे ग्रंथों में लिखे गए थे, क्लिष्ट हिंदी। और उस क्लिष्ट हिंदी में वो उस महिला वकील के पूरे शरीर का वर्णन कर देते हैं। और इस तरह के वर्णन को हमारे साहित्य में नख शिख वर्णन, यानी पैर के नाखून से सिर की चोटी तक की सुंदरता का वर्णन करना कहा गया है। और ये काम फिल्म का ये कैरेक्टर भरे कोट में करता है। महिला वकील को कोई दिक्कत नहीं होती, उल्टा वो उन्हें थैंक यू कहती है। और इसी फिल्म का मकसद ये था कि समाज को सेक्स एजुकेशन के प्रति जागरूक करना, लेकिन इसे भी बेइंतहा विरोध का सामना करना पड़ा। और ये विरोध इसलिए हुआ क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में खामी है। मानिए इस बात को। हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1835 में, और इसे लाया कौन? थॉमस बेबिंगटन, जो लॉर्ड मैकले नाम से मशहूर थे। उनकी शिक्षा नीति का जो घोषित मकसद था ना, वो था भारत में मॉडर्न एजुकेशन को लागू करना। लेकिन एक छिपा हुआ मकसद भी था, और वो छिपा हुआ मकसद था भारत की संस्कृति को, भारत के परंपरागत शिक्षा सिस्टम को खत्म करने का मकसद, और गुलामी की मानसिकता अंदर जड़ तक पहुंचा देने का सिस्टम। मैकले ने इसके तहत डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी, अधोगामी यानी जो नीचे की तरफ आए, निस्पंदन जो फिल्टर हो, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत अपनाया। यानी अंग्रेजों की सोच को टॉप से लेकर बॉटम तक लागू कर दिया जाए। इसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था। इससे क्या होता? एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाता जो रंग और खून से तो भारतीय दिखता, लेकिन विचारों से ब्रिटिश। ये वर्ग सरकार और आम जनता के बीच एक कड़ी की तरह काम करता, क्योंकि उसे जब देखते तो कहते आदमी तो अपना ही है, लेकिन वो सोचता कैसे? उनकी तरह। देश आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन इस गुलामी की मानसिकता के कई निशान, यकीन कीजिए, अब भी हम में बचे हुए हैं, जिसे पीएम मोदी ने हटाने का संकल्प लिया था। याद कीजिए कि गुलामी की मानसिकता देश की सोचिए भाइयों, कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर दूर दूर 7 समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। ये एजुकेशन सिस्टम भी तो वही है ना। ये जो तथाकथित सेक्स एजुकेशन, ये भी तो गुलामी की निशानी है। मैकले ने क्या किया? उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा, गुरुकुलों को खत्म कर दिया। गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी उसे धूल में मिला दिया। आपको पता है गुरुकुल की शिक्षा के 4 मकसद थे। मतलब पढ़ लिख कर किसी इंसान को ये 4 लक्ष्य हासिल करने चाहिए। पहला धर्म, दूसरा अर्थ यानी कमाई, तीसरा काम या फिर सेक्स, और चौथा मोक्ष यानी खुद की मुक्ति। गुरुकुल में पढ़ाई के 3 चरण हुआ करते थे। पहला गुरुकुल जहां 10 साल की उम्र तक पढ़ाई होती, उसके बाद परिषद होता जहां विशेषज्ञ पढ़ाते, जिसमें कामशास्त्र भी पढ़ाया जाता था। इसमें उम्र होती थी 12 से 18, यानी टीन एज के आसपास का वो टाइम। और इसके बाद हायर एजुकेशन, उसके लिए तपस्थली यानी आज की भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब कामशास्त्र हमारी शिक्षा व्यवस्था का, हमारी लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा था। लेकिन मैकले की शिक्षा व्यवस्था ने इसे तबाह कर दिया। जब दुनिया सेक्स एजुकेशन का एस भी नहीं जानती थी,
तब ईसा से 4 सदी पूर्व से लेकर ईसा के बाद की दूसरी सदी के बीच भारत में कामसूत्र जैसा ग्रंथ लिख दिया गया। यह शास्त्र दुनिया का पहला प्रामाणिक ग्रंथ है जो आज भी बेस्ट सेलर्स में शामिल है। इसमें बगैर फूहड़ता के खुलकर चर्चा की गई है काम पर, सेक्स पर। इतना ही नहीं, हमारी शिक्षा व्यवस्था में काम शास्त्र एक विशेष विषय के तौर पर पढ़ाया भी जाता था। जब अंग्रेज हमारे इस ज्ञान को पश्चिम लेकर गए तो वहां पर सेक्स एजुकेशन की थ्योरी शुरू हो गई, मॉडर्न एजुकेशन का हिस्सा बन गया। जबकि उससे सैकड़ों हजारों साल पहले से हमारी खुली हुई सोच के सबूत कई सारे मंदिरों में मिलते हैं। ओडिशा के कोणार्क के सूर्य मंदिर में बुद्ध धर्म से जुड़ी अजंता और एलोरा की गुफाओं में काम कलाओं पर चित्र दिखते हैं, मूर्तियां दिखती है। अजंता की गुफाओं में ये चित्र ईसा से 2 सदी पहले बनाए गए। एलोरा की पेंटिंग्स 5वीं से 10वीं सदी के बीच की बनाई गई। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिरों में काम कला से जुड़ी मूर्तियां मिलती हैं और ये मंदिर 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। केवल 1 या 2 नहीं बल्कि 85 मंदिर बनाए गए हैं जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। मतलब उस दौर में मंदिर पूजा पाठ के साथ काम शास्त्र की पढ़ाई भी हुआ करती थी। लेकिन मैकले के सिस्टम और उसके बाद भी जारी मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर, सेक्स एजुकेशन के नाम पर जो मजाक हुआ वो आज मिसाल के तौर पर दिख रहा है। नीतीश कुमार का यह बयान उसी का उदाहरण है। नीतीश बाबू शब्द में ब्रह्म है। तीर कमान से बात जुबान से और प्राण शरीर से निकल जाने के बाद वापस नहीं आते हैं। शब्द ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। इसीलिए केवल जुबानी जमा खर्च का हिसाब नहीं है, सोच का भी हिसाब है। और इस सोच को अब खत्म करने का वक्त है और इस बात का एहसास करने का वक्त है कि अगर समाज को सभ्य बनाना है तो हमारी संस्कृति को एक बार फिर से पढ़ना होगा, समझना होगा।